हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि मार्टिन लूथर के 95 थीसिस ने पूरे यूरोप में किस तरह से हलचल मचा दी थी। रोमन कैथोलिक चर्च में को दो हिस्सों में बांट दिया था और इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था वहाँ। अब आगे हम देखेंगे प्रिंट एंड डिसेंट, यानी कि प्रिंट और फिर कितने तरह के मतभेद लोगों के मन में थे। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव individual interpretation of faith even among little educated working people. प्रिंट और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरीके से जो विश्वास होती है, धर्म के प्रति जो विश्वास होता है, उसका उन्होंने अपने तरीके से उसका अनुवाद किया। यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे लोगों ने भी अपने तरीके से सोचा धर्म को। In 16th century, Monaco, a miller in Italy, began to read books that were available in his locality. फिर 16वीं शताब्दी में मोनाक्यो नाम के एक व्यक्ति ने इटली में अपनी लोकेलिटी में जितनी किताबें अवेलेबल थी उन सबको उसने पढ़ा। He reinterpreted द मैसेज ऑफ बाइबल, और बाइबल के मैसेज को उसने फिर से रीइंटरप्रेट किया, अपनी तरीके से उसे अनुवाद किया उसका। फॉर्मुलेटेड व्यू ऑफ गॉड, और ईश्वर का एक अलग रूप या उसकी ईश्वर को देखने का जो नज़रिया होता, उसने एक नया नज़रिया बनाया। क्रिएशन दैट एनरेज द रोमन कैथोलिक चर्च, और जो रूप उन्होंने गॉड का बनाया, इससे रोमन कैथोलिक चर्च बड़ी नाराज़ हो गई। When the Roman church began to inquisition to repress heretical idea, फिर क्या था, रोमन कैथोलिक चर्च ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे क्या था कि जो विरोधी आइडिया हैं उसको दबाया जा सके। जो मनमानी तरीके से लोग उठा रहे हैं इन विचारों को, उसको ये किया जा सके, क्रिटिसाइज, उसको दबाया जा सके। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हेरेटिकल आइडिया क्या होता है, बिलीफ विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ द चर्च, यानी कि जो चर्च कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे, हेरेटिकल उसको कहते हैं। तो इस तरह का जो आइडिया जो चर्च के विरुद्ध चल रहा था, उसको उन्होंने दबाना शुरू कर दिया और लोग क्या करने लगे, इंक्विजिशन, यानी रोमन कैथोलिक कोर्ट फॉर द आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग द हेरेटिक्स, और उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को सज़ा देनी शुरू कर दी जो रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध कर रहे थे। मोनाक्यो वॉज hauled up twice and ultimately executed. मोनाक्यो को भी 2 बार तो ये किया गया, जैसे कहते हैं ना कि पकड़ा और फिर उसे मना किया गया कि आप ऐसा मत करो, और उसके बाद जब उसने नहीं माना तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। द रोमन चर्च troubled by such effect of popular reading and questioning of faith, imposed a severe control over publisher and bookseller and began to maintain index of prohibited books फ्रॉम 1558। और रोमन कैथोलिक चर्च इतना परेशान हो गया इससे कि ये जो रीडिंग और क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ, यानी ईश्वर के प्रति जो लोगों की दुविधा थी और तरह तरह के प्रश्न थे, उन सब से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने ये तय किया कि वो पब्लिशर और बुक सेलर के ऊपर कंट्रोल करेगा, यानी बुक छापने नहीं देगा इस तरह की, अगर ऐसी कोई किताबें निकलती हैं तो। और उसके बाद उसने लिस्ट बनानी शुरू की प्रोहिबिटेड बुक्स की 1558 में। प्रोहिबिटेड बुक मतलब क्या होता है, वो किताबें जो सबको पढ़ने के लिए सही नहीं मानी जाती, प्रोहिबिटेड उसको कहते हैं, निषेध, ऐसी किताबें जिसको सबको पढ़ना सही नहीं है। चलिए, अब हमने तो ये पढ़ लिया था कि भाई बहुत सारी किताबों पर रोमन कैथोलिक चर्च ने निषेध लगा दिया था और ये कह दिया था कि ये सब किताबें जो है लिस्ट बना ली थी और ये कहा कि ये किताबें सभी के पढ़ने के लायक नहीं हैं। लेकिन अब हम देखेंगे रीडिंग मैनिया, एक जो पढ़ने का जोश लोगों के मन में आ रहा था, वो उसका कारण क्या था।
Through the 17th and 18th century, literacy rate went up most of the पार्ट ऑफ यूरोप। 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी आते आते यूरोप के ज़्यादातर देशों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। चर्च ऑफ डिफरेंट denominations set up schools in villages carrying literacy to peasant and artisan। और चर्च के अलग अलग जो हिस्से होते हैं ना, तो उन सब ने क्या किया कि देखिए डिनोमिनेशन क्या होता है, सब ग्रुप विद इन अ रिलीजन, यानी चर्च के अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं वो सब क्या, उन्होंने गाँव में जाकर स्कूल खोलना शुरू कर दिया ताकि वो अपने धर्म के प्रचार कर सकें, है ना। और इसके कारण स्कूल खुलने की वजह से लिटरेसी जो थी वो गांव में किसानों और कामगारों तक पहुंच गई थी। By the end of the 18th century, in some part of Europe, literacy rate were as high as 60 to 80%। और ये इसके कारण क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी आते आते यूरोप के कई हिस्से ऐसे थे जहाँ पर लिटरेसी रेट जो थी वो 60 से 80% हो गई थी। As the literacy and school स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्री, फिर जैसे जैसे लिटरेसी और स्कूल जो है वो यूरोपियन कंट्री में फैलने लगे, देयर वाज अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया। फिर लिटरेसी रेट और स्कूल जब पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ने लग गए तो बस एक पढ़ने की लोगों में सनक शुरू हो गई। पीपल वांटेड बुक्स टू रीड, लोग किताबें चाहते थे पढ़ने के लिए। प्रिंटर प्रोड्यूस बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर, इसलिए जो प्रिंटर्स थे वो उन्होंने पहले की तुलना में और ज़्यादा तेज़ी से किताबों को छापना शुरू कर दिया था। न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट, प्रिंट में कई ऐसी पॉपुलर लिटरेचर साहित्य को लाया जाने लगा, टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। चूँकि नए नए पढ़ने वाले बहुत सारे लोग आ गए थे तो उनके हिसाब से किताबें छपने लगी थी। बुक सेलर एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल, और बुक सेलर्स ने पेडलर्स, जैसे आप देखते हो ना गली में कोई भी सामान बेचने के लिए आता है ना, हॉकर की तरह, तो वो क्या है कि उस तरह के लोगों को इम्प्लॉय करना, रखना शुरू कर दिया जो जिनको किताबें दे दी जाती थी और वो गली गली में घूम घूम कर किताबें बेचते थे गाँव में। देयर वर एल्मेनैक और रिचुअल कैलेंडर्स अलॉन्ग विद बैलेड एंड फोक टेल्स, बहुत सारे एल्मेनैक कहते हैं डायरी को, तो डायरी कैलेंडर्स होते थे रिचुअल्स के पूरे साल के, अलॉन्ग विद बैलेड्स होती थी, फोक टेल्स होते थे। इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों को ये पेडलर्स जो थे वो बेचते थे। और इस तरह से क्या था कि अलग अलग तरीके के मैटर छपने लगे थे। बट अदर फॉर्म ऑफ रीडिंग मैटर्स लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट, और ज़्यादातर ऐसी होती थी चीज़ें जो कि एंटरटेनमेंट के लिए होती थी, बिगैन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर एज वेल, और इस तरह की एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो थी वो साधारण जनता तक भी पहुंचने लगी थी। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक वर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन। इंग्लैंड में चैप बुक्स होते थे, पेनी चैप बुक्स, जैसे हमारे यहाँ 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा होता है, उसी तरह से वहाँ के सिक्के को पेनी कहते हैं। तो पेनी चैप बुक जो था वो पेडलर्स लेकर घूमते थे और इन पेडलर को चैपमैन कहा जाता था। और इस पेनी बुक, एक एक पेनी में किताबें बिकती थी, इस सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम, ताकि इतनी सस्ती इसलिए होती थी कि गरीब भी उसे खरीद सके। इन फ्रांस वर द बिलिलिथिक ब्लू, और फ्रांस में इसको बिलिलिथिक ब्लू कहा जाता था, विच वर लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन अ पुअर क्वालिटी पेपर। ये कम कीमत की छोटे साइज़ की किताबें होती थी और इसके पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। एंड बाउंड इन अ चीप ब्लू कवर, और इसका कवर भी ब्लू कलर का होता था, सस्ते ब्लू कवर्स होते थे इसके ऊपर। देन देयर वर रोमांसेस, फिर रोमांटिक कहानियाँ आने लगी, प्रिंटेड ऑन द 4 to 6 पेजेस, ये कहानियाँ 4 से 6 पेजेस की होती थी। एंड मोस्ट सब्सटेंस हिस्ट्रीज
substantial histories which were स्टोरीज अबाउट द पास्ट, और कुछ जो थी ऐतिहासिक कहानियाँ होती थी जो बीते दिनों की होती थी। बुक्स वर वे ऑफ वेरियस साइज, किताबों का साइज़ भी अलग अलग हुआ करता था। सर्विंग मेनी डिफरेंट पर्पसेस एंड इंटरेस्ट, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता था कि किताब कौन से पर्पस से छापी गई है और उसमें क्या इंटरेस्ट है। द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, फिर पीरियोडिकल प्रेस डेवलप आने लगे 18th सेंचुरी में, कंबाइनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स, इसमें करंट अफेयर्स होता था विथ एंटरटेनमेंट, और साथ में एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी छापी जाती थी। न्यूज़पेपर एंड जर्नल कैरिड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स, न्यूज़पेपर और जर्नल जो होते थे उसमें युद्ध के बारे में छापा जाता था या फिर ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में छापा जाता था। एज वेल एज द न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस, और फिर विकास के संबंध में छापा जाता था जो कि दूसरी जगहों पे होता था। कोई भी ऐसी विकास के काम अगर किसी जगह पे चलते थे तो उसके बारे में छापा जाता था। पीरियोडिकल आप समझते ही होंगे, पीरियोडिकल का मतलब होता है समय समय पर छपने वाले मैगज़ीन जो होती है उनको पीरियोडिकल कहा जाता है। जैसे आप देखोगे कुछ वीकली मैगज़ीन होती हैं, कुछ क्वार्टरली होती हैं, कुछ मंथली होती हैं, कुछ हाफ ईयरली होती हैं, कुछ एनुअल होती हैं, या और भी कई तरह की मैगज़ीन होती है, कुछ डेली होती हैं। Similarly, the ideas of scientists and philosophers now came more and more accessible to common people. अब चूँकि छपना शुरू हो गया था तो इस वजह से क्या था, अब जो साइंटिस्ट थे और फिलोसफर थे वो भी अपने विचारों को छापने लगे थे और उनका विचार भी साधारण जनता तक पहुंचने लगा था। एंशिएंट एंड मिडिएवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड, और एकदम प्राचीन और मिडिएवल टाइम की साइंटिफिक टेक्स्ट जो थी उसको भी इकट्ठा किया गया और उसे पब्लिश किया गया। मैप्स एंड साइंटिफिक डायग्राम वर वाइडली प्रिंटेड, और मैप्स और साइंटिफिक डायग्राम्स को भी खूब छापा गया। When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded people. और जब सर आइजक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी ये चीज़ों को छापना शुरू किया, अपनी डिस्कवरीज़ को, तो क्या हुआ, वो ज़्यादा लोगों को जो कि ख़ास तौर पे साइंटिफिक माइंड के लोग थे उनको ज़्यादा प्रभावित करने लगे थे। The writings of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau were also widely printed and read. और बहुत सारे विचारकों के भी विचार को छापा जाने लगा, जैसे थॉमस पेन, वोल्टेयर और जीन जैक्स रूसो थे। Thus, their ideas about science, reason and rationality found their way into popular literature. इस तरह से साइंस, रीज़न और रैशनैलिटी से संबंधित बहुत सारे लिटरेचर जो थे वो पॉपुलर हुए और लोगों तक पहुंच गए। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसे ध्यान से देखें और सुनें, और साथ ही साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।